नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड अनटोल्ड में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केसरी चैप्टर 2 की कहानी। जैसा कि हम जानते हैं कि ये कहानी जलियांवाला बाग कांड पर आधारित है। हम ये तो जानते हैं कि कैसे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने निहत्थे आज़ादी के दीवानों पर गोलियां बरसाई थी और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इस घटना के बाद ही पूरे देश में क्रांति की एक ऐसी लहर दौड़ी और बाद में फिर 15 अगस्त 1947 के दिन देश आज़ाद हो गया। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद की कहानी ही इस फिल्म में दिखाई गई है। तो चलिए हम इस फिल्म की पूरी कहानी आपको बताते हैं। फिल्म की शुरुआत 13 अप्रैल 1919 के दिन शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में हो रहे आंदोलन से ही होती है। साल 1919 में हुए इस आंदोलन में हजारों लोग अंग्रेजों की नीतियों का विरोध कर रहे थे। इस आंदोलन में रोलेट एक्ट को रद्द करने की मांग करते हुए एक 9-10 साल का सिख बच्चा पर्चे बांट रहा होता है। उसकी माँ कहती है, सुबह से पर्चे बांट रहा है बेटा, कुछ देर आराम कर ले। बच्चा जवाब देता है कि आराम किया तो देश छूट जाएगा माँ। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तभी वहां जनरल डायर और लेफ्ट राइट करते हुए उनकी सेना भी पहुंच जाती है। सभी आते ही बंदूकें निहत्थे लोगों पर तान देते हैं और जनरल डायर फायर करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद हजारों निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। भीड़ में भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनरल डायर ने जलियांवाला बाग का दरवाजा ही बंद कर दिया था। दरवाजे के पास जमा भीड़ पर भी गोलियां बरसाई जाती है और वहां पर लोगों की लाशों का झुंड लग जाता है। उसी झुंड में वो 9-10 साल का बच्चा भी दब जाता है। हजारों लोगों को अंग्रेजों की गोलियों से अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगले ही साल साल 1914 में पहले वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। इस दौरान अंग्रेजों ने वादा किया कि अगर इस युद्ध में वो जीतते हैं तो भारत को आज़ाद कर देंगे। 15 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों ने विश्व युद्ध में भेजा। 1919 में वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्रांतिकारी कृपाल सिंह ने अमृतसर में सैकड़ों युवाओं को इकट्ठा किया। अंग्रेजों ने कृपाल सिंह को रोकने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और बस यहीं से एंट्री होती है अपने लीड एक्टर यानी अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार ने देश के टॉप बैरिस्टर यानी सी शंकरन की भूमिका निभाई है। अंग्रेजों की वायसराय परिषद में वह इकलौते हिंदुस्तानी लॉयर थे और देश के सबसे काबिल वकील थे। ऐसे में जनरल डायर के लीगल सलाहकार तीरथ सिंह सी शंकरन नायर को जनरल डायर से मिलवाते हैं और शंकरन कृपाल सिंह के खिलाफ केस लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अगले दिन कोर्ट में अक्षय कुमार कृपाल सिंह से पूछताछ करते हैं, उन्हें कवि बताते हैं और अंग्रेज सरकार को गलत बताने लगते हैं। जनरल डायर इस दौरान कुछ गुस्से में दिखाई देते हैं, लेकिन तभी अक्षय कुमार बाजी पलट देते हैं। वह कृपाल से पूछते हैं कि क्या वो बम बनाना जानते हैं। कृपाल सिंह बताते हैं कि वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और बम बनाना जानते हैं। अक्षय कुमार कहते हैं कि कुछ दिन पहले उनके कॉलेज के 2 नौजवानों ने ब्रिटिश अफसर पर बम फेंका था। कृपाल सिंह के भड़काने पर उन्होंने ऐसा किया और ब्रिटिश अफसर की हत्या कर दी। इसके बाद कृपाल सिंह को मर्डर के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। जनरल डायर शंकरन को अपने घर डिनर पर बुलाते हैं और शंकरन को अंग्रेजी हुकूमत के सर्वोच्च सम्मान से नवाजने की बात कहते हैं। यह सम्मान उसी दिन होता है जिस दिन जलियांवाला कांड को अंजाम दिया जाता है। एक और सी शंकरन नायर घुटनों पर बैठकर सम्मान ले रहे होते हैं, दूसरी ओर हजारों भारतीयों को गोलियों से भूनकर उनके घुटनों पर गिरा दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। एक और मासूम चीखें थी तो दूसरी ओर शंकरन के लिए हॉल में बजती तालियां। बस यहीं से फिल्म के नाम के अनुरूप केसरी जंग की शुरुआत होती है। लॉर्ड माउंटबेटन और जनरल डायर ने मीटिंग कर ये घोषणा की कि जलियांवाला बाग कांड की खबर बाहर ना जाने पाए। रात के अंधेरे में सभी अखबारों के दफ्तरों को आग लगा दी जाती है और अगले दिन छापा जाता है कि जलियांवाला कांड में मारे गए लोग हथियारों के साथ वहां थे और आतंकवादी थे। लाशों को छिपाकर नदियों में बहा दिया जाता है। वायसराय देश के वकीलों की इस घटना की निष्पक्ष जांच की आदेश देता है और इसका अध्यक्ष शंकरन यानी अक्षय कुमार को बनाया जाता है। जांच शुरू होती है और सामने आता है कि 1600 से ज़्यादा लोग अंग्रेज़ों की गोलियों से मारे गए, लेकिन एक भी अंग्रेज सोल्जर नहीं मारा गया। बाहर हजारों लोगों की भीड़ लगी होती है जिनके परिवार के लोग जलियांवाला बाग कांड में मारे गए थे। अंग्रेज उन्हें 25 रुपए का मुआवजा दे रहे होते हैं। शंकरन की जांच में सामने आता है कि जलियांवाला बाग कांड में 1600 नहीं बल्कि हजारों लोग मारे गए हैं। वह इस बारे में बात करने लॉर्ड माउंटबेटन के लीगल ऑफिसर तीरथ सिंह के ऑफिस में पहुंचते हैं। ऑफिस में उन्हें जनरल डायर भी मिल जाते हैं। तभी वहां एक अपाहिज सिपाही आता है जिसे बेइज्जत करके जनरल डायर वहां से भगा देते हैं। ये देखकर शंकरन यानी अक्षय कुमार वहां से चले जाते हैं।
तभी अक्षय कुमार आगे जाकर एक बच्चे से मिलते हैं। ये वही बच्चा है था जो जलियांवाला बाग कांड में पर्चे बांट रहा था और लाशों के झुंड में दब गया था। वहां उसकी माँ और बहन की मौत हो गई थी। वह इंसाफ की तलाश में अक्षय कुमार से मिलना चाहता है। अक्षय कुमार अगले दिन उससे मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं और समझाते हैं कि आंदोलन छोड़कर उसे स्कूल जाना चाहिए। बच्चा बताता है कि वह कृपाल सिंह का बेटा प्रगट सिंह है। साथ ही वह खून से सना कपड़ा शंकरन को सौंपता है और बताता है कि अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ वह जलियांवाला बाग गया था, लेकिन माँ और बहन को खो दिया। अक्षय कुमार शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में वायसराय परिषद की पार्टी में अंग्रेज भारतीयों का मजाक उड़ाते हैं, तो अक्षय कुमार वहां से उठकर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें बाथरूम के अंदर जाने से रोक दिया जाता है। जनरल डायर उन्हें बोर्ड दिखाते हैं जिस पर लिखा होता है कि कुत्ते और भारतीयों का अंदर जाना मना है। कुछ सोचकर शंकरन वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद वायसराय परिषद की बैठक में सभी बैरिस्टर जनरल डायर को क्लीन चिट दे देते हैं, तो शंकरन उन्हें आरोपी बताते हैं, लेकिन घोषणा होती है कि सर्वसम्मति से जनरल डायर को नॉट गिल्टी घोषित कर दिया गया है। शंकरन बाहर निकलकर घर की ओर जाने लगते हैं। तभी बीच में जलियांवाला बाग के पीड़ितों को देखकर वे बेहद दुखी हो जाते हैं। कुछ आगे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस बच्चे प्रगट सिंह की मौत हो चुकी है। प्रगट सिंह की मौत से दुखी होकर अक्षय कुमार यानी शंकरन नायर वहां से ट्रेन में कहीं दूर जाने लगते हैं और तभी एंट्री होती है दिलजीत गिल यानी अनन्या पांडे की। रेलवे स्टेशन पर अनन्या पांडे शंकरन नायर से मिलती है और उनसे कहती हैं कि एक समय पर वह उसकी इंस्पिरेशन थे। वही एक वजह थे जिसकी वजह से वह वकील बनी, लेकिन जलियांवाला बाग का सच वो सामने नहीं ला पाए। वह उनसे काफ़ी रूठ जाती हैं और गुस्सा होती हैं। उन्हें काफ़ी खरी-खोटी भी सुनाती हैं और जलियांवाला बाग जाने को कहती हैं। साथ ही कहती है कि वे जलियांवाला कांड का सच सामने लाकर रहेगी। अनन्या अंग्रेजों के खिलाफ केस फाइल कर देती हैं। वायसराय का लीगल एडवाइजर कहता है कि किसी भी कीमत पर यह केस ट्रायल तक नहीं पहुंचना चाहिए। केस की सुनवाई शुरू होती है। दिलजीत यानी अनन्या कोर्ट की सुनवाई शुरू होते ही बड़ा झटका अंग्रेजों को देती है कि उनके को काउंसिल कोई और नहीं बल्कि सी शंकरन नायर है। अंग्रेजों और जनरल डायर को बड़ा झटका लगता है। इसके बाद की कहानी बैकग्राउंड में जाती है कि कैसे स्टेशन पर दिलजीत ने शंकरन को खरी खोटी सुनाई और वे ट्रेन छोड़कर वापस घर लौट आते हैं। वह जलियांवाला बाग जाते हैं। वहां उनकी आंखों के सामने जलियांवाला कांड सामने आ जाता है कि कैसे अंग्रेजों ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ शंकरन के पीछे अनन्या भी पहुंचती हैं और शंकरन को कहती हैं कि वे केस लड़ें। अक्षय कुमार यानी शंकरन केस लड़ने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन वह कहते हैं कि तुम पहले चुपके से सारे सबूत जुटा लो, क्योंकि अगर अंग्रेज़ों को पता चल गया कि सी शंकरन नायर यह केस लड़ रहे हैं तो वो कोई केस सामने नहीं आने देंगे। अनन्या घर घर जाकर सबूत जुटाती है, हालांकि कोई गवाह या चश्मदीद उन्हें नहीं मिल पाता। प्रगट सिंह की बनाई गई एक पेंटिंग मिलती है जिसमें आसमान से एक मिलिट्री प्लेन जाता दिखाई देता है। मिलिट्री रिकॉर्ड से अनन्या और अक्षय उस प्लेन की डिटेल और अन्य सबूत जुटाते हैं। इसके बाद का सीन कोर्ट प्रोसीडिंग पर पहुंचता है। कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होती है। अक्षय कुमार कहते हैं कि जनरल डायर ने साजिश के तहत इस नरसंहार को अंजाम दिया। इस दौरान नायब तहसीलदार को बुलाया जाता है और वह कहता है कि हजारों लोग हथियारों के साथ जलियांवाला बाग जा रहे थे। उन्होंने बैकअप जलियांवाला बाग भेजा। शंकरन उनसे पूछते हैं कि आपने बैकअप बुलाने के लिए पूरा प्रोसीजर फॉलो क्यों नहीं किया। शंकरन सवाल करते हैं कि जनरल डायर ने गोरखा रेजिमेंट को क्यों बुलाया जबकि पंजाब रेजिमेंट वहां मौजूद थी। शंकरन दावा करते हैं कि क्योंकि जनरल डायर को पता था कि पंजाब रेजिमेंट सिखों पर गोलियां नहीं बरसाएगी। अक्षय कुमार ने इसे सोची समझी साजिश बताया और कहा कि एक मिलिट्री प्लेन भी भेजा गया जिससे भीड़ का अंदाजा जनरल डायर को मिल सके। शंकरन ने रामनवमी के त्यौहार को इस नरसंहार का कारण बताया क्योंकि रामनवमी को हिंदू मुस्लिम ने एक साथ मिलजुल कर बनाया था, जिससे अंग्रेज हुकूमत डर गई। ये सब दलीलें सुनकर जज ने आदेश दिया कि इस केस का ट्रायल शुरू किया जाए और जनरल डायर पर केस चलेगा। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जनरल डायर से बेहद गुस्सा होते हैं। माउंटबेटन लायर बदलने का निर्णय लेते हैं। यहाँ से एंट्री होती है अपने विलेन यानी माधवन उर्फ मैकेंजी की। माधवन ने इस फिल्म में अपोजिट वकील का किरदार निभाया है और उनका नाम मैकेंजी है। मैकेंजी अपनी समस्याओं के चलते कोर्ट में केस लड़ना छोड़ चुके हैं। तीरथ सिंह मैकेंजी को डायर का केस लड़ने के लिए मना लेते हैं और वो केस लड़ने को तैयार भी हो जाते हैं। माधवन जनरल डायर को बचाने की कोशिश शुरू करते हैं और एक अंग्रेज महिला मार्था को कोर्ट में आने को कहते हैं। मार्था बताती हैं कि जलियांवाला नरसंहार से 3 दिन पहले एक गैंग के युवक ने उनके साथ स्टोर रूम में रेप किया।
वह आदमी डंडा फौज का सिक्योरिटी लीडर तनवीर चौधरी था। उसकी गिरफ्तारी हुई और इसके विरोध में लोगों ने जलियांवाला बाग में हथियारबंद होकर विरोध किया। माधवन ने तर्क दिया कि जलियांवाला बाग में 1857 जैसा विरोध होने वाला था, जिसके चलते जनरल डायर ने जो किया वह सभी की सुरक्षा के लिए किया। सुनवाई टाल दी जाती है और शंकरन नायर के खिलाफ अंग्रेज एक साजिश रचकर विरोध शुरू करवाते हैं कि वह एक रेपिस्ट का साथ दे रहा है। उनका सरेराह मुंह काला कर दिया जाता है, उनके साथ मारपीट भी की जाती है, लेकिन शंकरन घर नहीं जाते और काला मुंह लेकर कोर्ट में ही रहते हैं। उधर अनन्या यानी दिलजीत और शंकरन यानी अक्षय कुमार सबूत ढूंढने कॉलेज जाते हैं और तनवीर चौधरी से जेल में मिलते हैं। उससे बातचीत करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन तनवीर उन्हें कुछ नहीं बताता। इसके बाद अगले सीन में कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। अक्षय कुमार कोर्ट में अनन्या को महिला मार्था से पूछताछ करने को कहते हैं। अनन्या मार्था से पूछताछ करती है कि रेप के दौरान आप चिल्लाए क्यों नहीं, क्योंकि सामने चर्च में किसी ने आपकी आवाज़ नहीं सुनी। माधवन उनकी बात काटते हैं और कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि कोई आवाज़ उनकी सुनेगा ही। अनन्या पूछती हैं कि आप रेप के बाद किस डॉक्टर के पास गई, तो मार्था उसका भी जवाब नहीं दे पाती। इसके बाद अनन्या एक किताब दिखाती है तो मार्था कहती है कि यह किताब उन्होंने 3 बार सुनी है और मान लेती है कि वह तनवीर से प्यार करती है और प्रिंसिपल ने उन्हें स्टोर रूम में एक साथ पकड़ लिया था। उनसे जबरदस्ती तनवीर पर रेप का आरोप लगवाया गया। कोर्ट तुरंत तनवीर को रिहा करने का आदेश देता है। इसके बाद कोर्ट ही अक्षय कुमार से भी कहता है कि कुछ ऐसे सबूत पेश की जाए जिससे जनरल डायर को नरसंहार का दोषी माना जाए। सबूत के लिए अगली सुनवाई तक का समय दिया जाता है। सबूत ढूंढते हुए शंकरन उस अपाहिज युवक के पास पहुंचते हैं जिसे जनरल डायर ने बेइज्जत करके भगा दिया था। इसके बाद कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। शंकरन जनरल डायर को कटघरे में बुलाते हैं। डायर को उस अपाहिज सिपाही की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं उन्होंने लोहे के जूते से पिटाई करके उसे अपाहिज बना दिया। साथ ही मिलिट्री रिकॉर्ड भी दिखाते हैं जिसमें जनरल डायर को मनोरोगी बताया गया है। इस दिमागी बीमारी से वह बचपन से जूझ रहे हैं। उनके पिता भी भारतीयों से नफरत करते थे और इसी नफरत के चलते उन्होंने जलियांवाला नरसंहार को अंजाम दिया। ये सुनकर जनरल डायर गुस्से में आ जाते हैं और भारतीयों को गाली देते हुए शंकरन की गिरेबान पकड़ लेते हैं। साथ ही जनरल डायर कन्फेस कर लेता है कि उसने नरसंहार किया था। कोर्ट इसे नोट करता है और सुनवाई को टाल देता है। अगली रात को शंकरन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उन पर नेशनल सिक्योरिटी को तोड़ने का आरोप लगाया जाता है। वे कोर्ट में नहीं पहुंच पाते और माधवन कोर्ट से मांग करते हैं कि जनरल डायर को बेकसूर माना जाए। कोर्ट ज्यूरी से फैसला सुनाने को कहता है और जनरल डायर को निर्दोष करार दे दिया जाता है। इसके बाद जनरल डायर शंकरन से मिलते हैं और कहते हैं कि बचपन में एक सरदार बच्चे ने उनकी बेइज्जती की थी और उन्होंने हजारों सरदारों से इसकी माफ़ी मंगवा ली। शंकरन यानी अक्षय कुमार जमानत पर घर लौट आते हैं और दिलजीत यानी अनन्या को अच्छा लॉयर बनने की बात कहकर हमेशा के लिए पंजाब से शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन वो जहाँ भी रहते हैं उनके पास पंजाब से कुछ खत आते रहते हैं। ये खत कृपाल सिंह भेजता है। वह लिखता है कि उनके बेटे परगत सिंह ने बताया था कि आप उनसे मिले थे। उसकी नस उसने खुद नहीं काटी बल्कि अंग्रेजों ने काट दी थी। वह यह भी लिखता है कि इसमें शंकरन नायर का कोई कसूर नहीं था। इसके बाद अक्षय कुमार का मन का बोझ उतर जाता है। उधर अनन्या शादी के लिए एक लड़के से मिलती है, तभी अक्षय कुमार वहां पहुंच जाते हैं और कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट में चैलेंज करने को कहते हैं। कोर्ट से जजमेंट की कॉपी निकलवाते हैं तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं होता। इसके बाद अक्षय कुमार ज्यूरी की डिटेल निकलवाते हैं और अपील दायर करते हैं, लेकिन कोर्ट अपील डिसमिस कर देता है। गुस्से में शंकरन नायर जज को गाली देते हैं और उन्हें कोर्ट डिसबार कर देता है। माधवन यानी मैकेंजी को वायसराय काउंसिल में स्थान मिल जाता है। इसके बाद अक्षय कुमार को डिसबार करने के खिलाफ अपील पर कार्रवाई शुरू होती है। अक्षय कुमार वहां मौजूद प्रेस और हिंदुस्तानियों से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि कोर्ट ने डायर को गलत तरीके से निर्दोष करार दिया है। इसके बाद जूरी मेंबर को वहां बुलाया जाता है और अक्षय कुमार उनसे पूछते हैं कि उनका वर्डिक्ट क्या था। वे बताते हैं कि उन्होंने जनरल डायर को गिल्टी आरोपी करार दिया था। इसके अलावा दो और जूरी ने उन्हें गिल्टी करार दिया था, लेकिन उसके बावजूद जनरल डायर को नॉट गिल्टी करार दे दिया गया। पूरी मीडिया के सामने अक्षय कुमार जनरल डायर की सच्चाई लेकर आते हैं और अपने डिबार होने के केस को भी जीत लेते हैं। इसके बाद पूरे देश में जनरल डायर के खिलाफ आंदोलन शुरू होता है और उसे फील्ड पोस्टिंग से हटा दिया जाता है। 4 साल बाद उसकी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। फिल्म संदेश देती है कि छोटे छोटे प्रयासों से ही देश को आज़ादी मिली थी। सिर्फ बड़े नामों से ही देश आज़ाद नहीं हुआ था। और यही कारण रहा कि इन छोटे छोटे प्रयासों की वजह से अंग्रेज़ों को भारत को आज़ाद कर यहाँ से भागना पड़ा।